नमस्ते दोस्तों। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं और मैं आज आपके सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़ी हूं। मेरा नाम ओलेना है। मैं उस देश से आई हूं जिसका नाम अब शायद दुनिया के नक्शे पर सिर्फ धुएं और मलबे के रूप में रह गया है, यूक्रेन। लेकिन आज मैं यहां अपनी दुख भरी कहानी सुनाने नहीं आई हूं। रोने धोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आज मैं यहां एक ऐसे सच को कबूल करने आई हूं जिसे शायद आप में से बहुत से लोग जो भारत में अपने घरों में आराम से बैठे हैं, एक में पूरी जिंदगी पड़ी है, शायद खुद भी नहीं जानते। आप नहीं जानते कि आप कितने महान देश की मिट्टी पर खड़े हैं। आप नहीं जानते कि जब पूरी दुनिया स्वार्थी हो जाती है, जब बड़े बड़े अमीर देश अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, तब आपकी वो 3 रंगों वाली ध्वजा जिसे आप तिरंगा कहते हैं, वो हम जैसों के लिए भगवान का दूसरा रूप बन जाती है। लोग मुझसे पूछते हैं, ओलेना तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे पास मौका था अमेरिका जाने का, जर्मनी जाने का। पूरा यूरोप तुम्हारे लिए बाहें फैलाए खड़ा था। वहां अच्छी सड़कें हैं, पैसा है, चमक धमक है। तुम सब कुछ छोड़कर भारत क्यों आ गई? उस देश में जहां इतनी भीड़ है, इतना शोर है। मैं बस मुस्कुरा देती हूं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैंने उस ठंडी अंधेरी रात में बंकर के अंदर क्या देखा था। उन्हें नहीं पता कि जिसे वो विकसित देश कहते हैं, उनका दिल कितना छोटा होता है, और जिसे दुनिया कभी कभी विकासशील कहती है, उस भारत का दिल कितना विशाल है। कहानी शुरू होती है उस काली रात से। वो तारीख मुझे आज भी याद है, जब आसमान से आग बरस रही थी। मैं कीव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाती थी। मेरा जीवन बहुत सरल था। स्कूल, मेरे पति, मेरा छोटा सा घर और हमारे सपने। लेकिन एक ही झटके में सब कुछ राख हो गया। जब पहला धमाका हुआ तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा को ही निचोड़ लिया हो। हम सब जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन के नीचे बने बंकरों में भाग रहे थे। चारों तरफ चीख पुकार थी। ठंड इतनी थी कि हड्डियां कांप रही थीं। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। पानी की एक एक बूंद के लिए हम तरस रहे थे। उस बंकर में सैकड़ों लोग थे, अमीर, गरीब, बूढ़े, बच्चे। लेकिन उस डर के माहौल में मैंने देखा कि इंसान कैसे जानवर बन जाता है। लोग एक दूसरे से रोटी का टुकड़ा छीन रहे थे। जो कल तक पड़ोसी थे, वो आज एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। यूरोप के बड़े बड़े वादे, वो मानवाधिकार की बातें, सब उस बंकर के अंधेरे में झूठ साबित हो रही थीं। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था। सब बस अपनी जान बचाना चाहते थे। मैं एक कोने में ठिठुर रही थी। मेरे पति फौज में लड़ने चले गए थे और मैं अकेली थी। मुझे लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। भूख से पेट में मरोड़ उठ रहे थे और ठंड से शरीर सुन्न पड़ रहा था। तभी मुझे एक अजीब सी महक आई, मसालों की महक। एक ऐसी खुशबू जो उस बारूद और मौत की बदबू के बीच भी जिंदगी का एहसास दिला रही थी। मैंने अपनी धुंधली आंखों से देखा। कुछ दूरी पर लड़कों और लड़कियों का एक समूह बैठा था। वे हम जैसे नहीं दिखते थे। उनका रंग गेहुआ था, आंखों में एक अलग सी चमक थी। वे आपस में एक ऐसी भाषा में बात कर रहे थे जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसमें एक अपनापन था। वो भारतीय छात्र थे। वे मेडिकल की पढ़ाई करने आए थे, डॉक्टर बनने आए थे, लेकिन अब वे भी हमारी तरह फंसे हुए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वे डरे हुए नहीं लग रहे थे। वे एक साथ घेरा बनाकर बैठे थे। उनके बीच में एक छोटा सा गैस स्टोव जल रहा था। और जानते हैं वे क्या कर रहे थे? वे खुद खाने से पहले अपने आसपास बैठे बूढ़े यूक्रेनी लोगों को, रोते हुए बच्चों को खाना बांट रहे थे। मैं हैरान थी। हम जो खुद को यूरोपीय कहते हैं, हम अपने ही लोगों से मुंह मोड़ रहे थे। और ये बच्चे जो 7 समंदर पार से आए थे, जिनके पास खुद खाने की कमी थी, वो अपना निवाला हमें दे रहे थे। एक लड़का, शायद उसकी उम्र 21 या 22 साल होगी, मेरी तरफ आया। उसके हाथ में एक कागज की प्लेट थी जिसमें कुछ चावल और दाल थी। उसने मुझे देखा और टूटी फूटी रूसी भाषा में कहा, माताजी ये ले लीजिए, थोड़ा गर्म है, आपको अच्छा लगेगा। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम्हारे पास खुद कम है, तुम मुझे क्यों दे रहे हो? उसने जो जवाब दिया वो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माताजी हमारे देश भारत में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अतिथि भगवान होता है, और मुसीबत के समय अगर हम अपना धर्म भूल गए तो हम भारतीय कैसे कहलाएंगे? खाइए, हमारे पास बहुत है। वो झूठ बोल रहा था। मुझे पता था उनके पास ज्यादा खाना नहीं था। वो अपना हिस्सा मुझे दे रहा था। उस एक कटोरी दाल ने सिर्फ मेरी भूख नहीं मिटाई,
उसने मेरे अंदर की जमी हुई उम्मीद को फिर से जगा दिया। मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने कहा, मेरा नाम राहुल है। अगले 2 दिन तक मैं उन भारतीय छात्रों के साथ ही रही। मैंने देखा कि वे कैसे एक परिवार की तरह रहते हैं। वे एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। हमारे यहाँ 18 साल का होते ही बच्चे माँ बाप से अलग हो जाते हैं, लेकिन वो बच्चे फोन पर अपने माता पिता से बात करते हुए रो रहे थे, फिर भी एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे। फिर वो दिन आया जब हमें निकलना था। बाहर गोलियां चल रही थीं, बम गिर रहे थे। खबर आई थी कि रूसी सेना किसी भी गाड़ी को नहीं छोड़ रही है। निकलना मतलब मौत को दावत देना। हम सब डरे हुए थे। तभी राहुल और उसके दोस्तों ने कुछ ऐसा किया जिस पर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपने बैग से एक बड़ा सा झंडा निकाला, 3 रंग का। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा, बीच में एक नीला चक्र, भारत का झंडा। उन्होंने उस झंडे को अपनी बस के ऊपर और आगे पीछे लगा दिया। मैंने डरते हुए पूछा, राहुल क्या कर रहे हो? झंडा लगाने से बम नहीं रुकेंगे। राहुल ने मेरी आंखों में देखा और कहा, भरोसा रखिए, यह सिर्फ झंडा नहीं है, यह भारत की ताकत है। जब तक यह तिरंगा हमारे साथ है, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमें हाथ भी लगाए। और सच में चमत्कार हुआ। जब हमारी बस, जिस पर भारत का झंडा लगा था, चेक पोस्ट पर पहुंची तो मैंने देखा कि सामने खड़े रूसी सैनिक, जो दूसरी गाड़ियों पर बंदूकें तान रहे थे, उन्होंने हमारी बस को देखते ही अपनी बंदूकें नीचे कर लीं। सिर्फ रूसी ही नहीं, यूक्रेनी सैनिक भी। सबने उस झंडे को सम्मान दिया और रास्ता खोल दिया। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी और मेरा शरीर कांप रहा था। यह क्या जादू है? अमेरिका का झंडा होता तो शायद उसे जला दिया जाता, लेकिन भारत के झंडे में ऐसा क्या है कि युद्ध के मैदान के बीचों बीच भी शांति का रास्ता बन गया? बाद में मुझे पता चला कि आपके प्रधानमंत्री जी ने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बात की थी और कहा था कि मेरे बच्चे निकल रहे हैं, युद्ध रुकना चाहिए। और युद्ध सच में रुक गया था। कुछ घंटों के लिए युद्ध सच में सिर्फ इसलिए ताकि भारतीय बच्चे सुरक्षित निकल सकें। उस दिन मुझे समझ आया कि असली सुपर पावर कौन है। सुपर पावर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है। सुपर पावर वो है जिसकी बात दुनिया सुनती है, जिसका सम्मान करती है। उस बस में सिर्फ भारतीय नहीं थे, हम जैसे कई यूक्रेनी, बांग्लादेशी और अफ्रीकी छात्र भी थे। उस एक तिरंगे ने हम सबकी जान बचाई थी। हम पोलैंड की सीमा तक सुरक्षित पहुंच गए। वहां पहुंचते ही भारतीय दूतावास के लोग अपने बच्चों को गले लगाने के लिए खड़े थे। गरम खाना, कंबल, दवाइयां, सब कुछ तैयार था। और हमारे देश के अधिकारी वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अमेरिकी दूतावास के लोग गायब थे। सिर्फ भारत था जो अपने बच्चों के लिए एक पिता की तरह खड़ा था। जब विदा लेने का समय आया तो मैंने राहुल का हाथ पकड़ा। मैंने कहा, बेटा तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी? राहुल ने हंसते हुए कहा, एहसान कैसा माताजी, हमने तो बस वही किया जो हमारा फर्ज था। वासुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। अगर आपको कभी लगे कि दुनिया में कोई अपना नहीं बचा तो भारत आ जाइएगा, वहां हर घर आपका है। वो चला गया। मैं पोलैंड के रिफ्यूजी कैंप में अकेली रह गई। वहां के हालात बहुत बुरे थे। कहने को वो यूरोप था, लेकिन वहां हमें इंसान नहीं, बोझ समझा जा रहा था। यहां मत बैठो, वहां मत जाओ, जल्दी नौकरी ढूंढो, हर कोई बस यही कह रहा था। कोई मेरी आंखों में नहीं देखता था। कोई ये नहीं पूछता था कि तुम ठीक तो हो। मेरे पति की मौत की खबर मुझे वहीं मिली। मेरा सब कुछ उजड़ चुका था। मैं डिप्रेशन में चली गई। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। गोलियों की आवाजें मेरे कानों में गूंजती थीं। डॉक्टर ने मुझे मुट्ठी भर दवाइयां थमा दी। ये खाओ और सो जाओ, उन्होंने कहा। लेकिन वो दवाइयां मेरे दिल का दर्द नहीं मिटा सकती थीं। मैं एक जिंदा लाश बन गई थी। मेरे आसपास कई महिलाएं थीं जो अमेरिका या कनाडा जाने की होड़ में लगी थीं। वहां डॉलर मिलेंगे, वहां अच्छी जिंदगी है। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने देखा था कि उस संकट की घड़ी में अमेरिका और यूरोप ने क्या किया था, और मैंने ये भी देखा था कि भारत के उस झंडे ने क्या किया था। ये जानते हैं कि होका कि गोटा होका, सारे डेत रहे किसान में और इंदरात रहे कि कोड को। मुझे राहुल की बात याद आई। वासुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है, इसमें बात रहे। क्या सच में कोई ऐसी जगह है? क्या सच में कोई ऐसा देश है जहां लोग अजनबियों को भी भगवान मानते हैं? या वो सिर्फ उस लड़के की भावुकता थी? मैंने इंटरनेट पर भारत के बारे में पढ़ना शुरू किया। नहीं, मैं वहां की जीडीपी या इकोनॉमी के बारे में नहीं पढ़ रही थी। मैं वहां के लोगों के बारे में पढ़ रही थी।
मैंने पढ़ा कि कैसे आप लोग कोरोना के समय में पूरी दुनिया को वैक्सीन भेज रहे थे, जबकि अमीर देश उसे जमा करके बैठे थे। मैंने पढ़ा कि कैसे आपके गुरुद्वारों में 24 घंटे मुफ्त खाना मिलता है, चाहे कोई भी हो। मैंने पढ़ा योग और आयुर्वेद के बारे में, जो शरीर को नहीं आत्मा को ठीक करता है। एक अजीब सी खींच महसूस हुई मुझे, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत समझाया, पागल मत बनो ओलेना, भारत गरीब देश है, वहां गंदगी है, बीमारी है, तुम वहां कैसे रहोगी? मैंने उनसे कहा, गरीबी क्या होती है? क्या पैसों की कमी गरीबी है? नहीं, मैंने यूरोप के अमीर देशों में रूह की गरीबी देखी है, और मैंने उस बंकर में उन भारतीय बच्चों की आंखों में जो अमीरी देखी थी, वो दौलत तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मैंने अपना फैसला ले लिया था। मैंने अपनी बची खुची चीजें बेची और भारत का टिकट बुक कराया। मुझे नहीं पता था मैं कहां जाऊंगी, क्या करूंगी। मुझे बस इतना पता था कि मुझे उस जगह जाना है जहां उस तिरंगे का जन्म हुआ है। मुझे उस मिट्टी को छूना है जिसने राहुल जैसे बेटे पैदा किए। हवाई जहाज जब दिल्ली के ऊपर से गुजर रहा था तो नीचे रोशनी का समुद्र दिखाई दे रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मैंने सही किया? क्या मैं, एक अकेली विधवा औरत, इतने बड़े और अलग देश में रह पाऊंगी? जैसे ही मैं हवाई अड्डे से बाहर निकली, गर्म हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। शोर, गाड़ियां, लोगों की भीड़। सच कहूं तो पहले 5 मिनट के लिए मैं घबरा गई थी। हमारे यहां इतनी भीड़ नहीं होती। यहां हर तरफ लोग थे। कोई चिल्ला रहा था, कोई हंस रहा था, कोई फोन पर बात कर रहा था। सब कुछ बहुत अराजक लग रहा था, लेकिन उस अराजकता में भी एक लय थी। मैं एक टैक्सी वाले के पास गई। मुझे अंग्रेजी आती थी, लेकिन मुझे डर था कि वो समझेगा या नहीं। मैंने उसे एक सस्ते होटल का पता दिखाया। वो एक बूढ़ा सरदार जी था। उसने मेरी तरफ देखा, फिर मेरे सूटकेस पर लगे छोटे से यूक्रेनी झंडे के स्टिकर को देखा। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस मेरा सामान उठाया और गाड़ी में रख दिया। रास्ते भर वो चुप रहा। जब हम होटल पहुंचे तो मैंने मीटर देखा और उसे पैसे देने के लिए पर्स खोला। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, नो मनी, नो मनी, यू गेस्ट, यू ट्रबल, वॉर। आई नो, नो मनी। मैं सन्न रह गई। वो एक गरीब टैक्सी ड्राइवर था। उसकी गाड़ी पुरानी थी, उसे उन पैसों की जरूरत थी, लेकिन वो मुझसे पैसे लेने से मना कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं युद्ध से आई हूं। मैं वहीं सड़क पर खड़े होकर रोने लगी। यूरोप में टैक्सी वाले हमसे दुगना किराया मांगते थे क्योंकि हम रिफ्यूजी थे, और यहां पहली मुलाकात में ही किसी ने मुझे इतना सम्मान दिया। उस सरदार जी ने मेरी आंखों में आंसू देखकर अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और मुझे दिया। उसने कहा, रोइए मत बिटिया, वाहेगुरु सब ठीक करेगा। ये इंडिया है, यहां कोई पराया नहीं होता। उस दिन मुझे लगा कि मैं सही जगह आई हूं, मैं घर आ गई हूं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली चमत्कार तो तब हुआ जब मैं बनारस पहुंची, वो शहर जो दुनिया से भी पुराना है। दिल्ली में उस सरदार जी से मिलने के बाद मुझे लगा कि शायद अच्छे लोग सिर्फ किस्मत से मिल जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भारत में अच्छाई किस्मत से नहीं, बल्कि यहाँ की हवा में है, यहाँ के संस्कारों में है। मैंने सुना था कि अगर भारत को समझना है तो ट्रेन का सफर करना चाहिए, और अगर अपनी आत्मा को समझना है तो काशी जाना चाहिए। बनारस, दुनिया का सबसे पुराना शहर। मैंने ट्रेन का टिकट लिया, स्लीपर क्लास का। लोग कह रहे थे, ओलेना एसी में जाओ, भीड़ होगी। लेकिन मुझे भीड़ से डर नहीं लगता था, मुझे अकेलेपन से डर लगता था। वो अकेलापन जो मैंने अपने आलीशान अपार्टमेंट में महसूस किया था जब मेरे पति नहीं रहे। मुझे लोगों की जरूरत थी, जिंदा लोगों की। जब मैं ट्रेन के डिब्बे में चढ़ी तो एक अजीब सी हलचल थी। धक्का मुक्की, शोर, सामान रखने की जद्दोजहद। सच कहूं तो पहले 10 मिनट मुझे घबराहट हुई। यूरोप में ट्रेनों में सुई गिरने जैसी शांति होती है। सब अपने फोन में खोए रहते हैं, कोई किसी की तरफ देखता भी नहीं। और यहां तो पूरा मेला लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही ट्रेन चली, वो शोर एक संगीत में बदल गया। मेरे सामने वाली सीट पर एक पूरा परिवार बैठा था, दादा दादी, माता पिता और 2 छोटे बच्चे। हमारे देश में ऐसा नजारा अब कम ही दिखता है। वहां 18 साल के बाद बच्चे अलग और 60 साल के बाद बूढ़े ओल्ड एज होम में। लेकिन यहां 3 पीढ़ियां एक साथ एक ही सीट पर हंस रही थीं, बातें कर रही थीं। थोड़ी देर बाद उस परिवार की महिला ने
जो शायद मेरी ही उम्र की होगी। एक टिफिन खोला। पूरे डिब्बे में आम के अचार और पूड़ियों की खुशबू फैल गई। मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं शर्म के मारे खिड़की की तरफ देखने लगी। तभी मुझे अपने कंधे पर एक हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। मैंने मुड़कर देखा। वो महिला एक दोने में 2 पूड़ियां और सब्जी लेकर मेरी तरफ बढ़ा रही थी। उसने हिंदी में कुछ कहा जो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों में जो लिखा था वो किसी भी भाषा से बड़ा था। वो कह रही थी, तुम अकेली हो, भूखी होगी, हमारे साथ खाओ। मैं मना नहीं कर पाई। मैंने जैसे ही वो पहला निवाला खाया, मेरी आंखों से फिर आंसू बह निकले। वो स्वाद, वो सिर्फ मसाले नहीं थे, उसमें एक मां का प्यार था। मैंने उन्हें टूटी फूटी अंग्रेजी और इशारों में बताया कि मैं यूक्रेन से हूं। यूक्रेन? उस परिवार के बुजुर्ग दादाजी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए पूछा। वही जहां युद्ध चल रहा है। मैंने सिर हिलाया। अचानक वो हंसी मजाक का माहौल बदल गया, लेकिन उदासी में नहीं, बल्कि एक गहरी संवेदना में। दादाजी ने अपने पास बिठाया और मेरे सिर पर हाथ रखा, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पिता रखते थे। उन्होंने कहा, बेटी दुख मत करो, ये भारत भूमि है। यहां भगवान राम ने वनवास काटा, पांडवों ने कष्ट सहे, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। तुम यहां सुरक्षित हो। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे भारत ने भी कई युद्ध देखे हैं, गुलामी देखी है, लेकिन अपनी संस्कृति कभी नहीं छोड़ी। उन्होंने मुझे अपने घर आने का न्योता दिया, एक अजनबी को। सोचिए, क्या यूरोप में हम ट्रेन में मिले किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर बुलाते हैं? कभी नहीं। हम तो दरवाजा भी बिना चेक किए नहीं खोलते। और यहां ये लोग मुझे ऐसे अपना रहे थे जैसे मैं उनकी बिछड़ी हुई बेटी हूं। 12 घंटे का सफर कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। जब मैं बनारस स्टेशन पर उतरी तो एक अलग ही दुनिया मेरा इंतजार कर रही थी। बनारस, कैसे समझाऊं उस शहर को? वहां कोई नियम नहीं था, फिर भी सब कुछ एक लय में चल रहा था। संकरी गलियां जहां एक साथ आदमी, साइकिल और गाय चल रही थीं। जी हां, गाय सड़कों पर। यूरोप में अगर सड़क पर कुत्ता भी आ जाए तो पुलिस आ जाती है, और यहां साक्षात नंदी महाराज बीच सड़क पर बैठे थे और लोग उनके बगल से हाथ जोड़कर बचकर निकल रहे थे। किसी ने उन्हें डंडा नहीं मारा, किसी ने हॉर्न बजाकर भगाया नहीं। शुरुआत में मुझे यह बहुत अजीब लगा। इतनी गंदगी, इतना शोर, इतना ट्रैफिक। मेरा पश्चिमी दिमाग इसे अव्यवस्था कह रहा था, लेकिन फिर मैंने गौर से देखा, उस अव्यवस्था में गजब का धैर्य था। किसी को जल्दी नहीं थी। अगर गाय बैठी है तो लोग रुक रहे थे। अगर कोई बुजुर्ग धीरे चल रहा है तो रिक्शा वाला चिल्ला नहीं रहा था। ये वो सहिष्णुता थी जिसके बारे में मैंने किताबों में पढ़ा था। भारत सिर्फ इंसानों का देश नहीं है, यहां हर जीव को जीने का हक है। मैंने गंगा किनारे एक छोटा सा कमरा लिया। वो कोई 5 स्टार होटल नहीं था, एक पुराना सा घर था जिसे गेस्ट हाउस बना दिया गया था। उसकी मालकिन थी अम्मा। अम्मा की उम्र करीब 70 साल रही होगी। चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन चमक ऐसी जैसे कोई तपस्वी हो। वो सिर्फ हिंदी जानती थीं और मैं सिर्फ अपनी भावनाएं। पहली सुबह जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा अम्मा तुलसी के पौधे को जल चढ़ा रही थीं। वो सूरज को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही थीं। मैंने उनसे पूछा इशारों में कि वो क्या कर रही हैं। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और समझाया कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं, क्योंकि प्रकृति हमें जीवन देती है। पेड़, नदियां, सूरज ये संसाधन नहीं हैं, ये भगवान हैं। मैं सन्न रह गई। हम पश्चिम में प्रकृति को उपभोग की वस्तु समझते हैं। हम नदियों को बांधते हैं, जंगलों को काटते हैं और फिर क्लाइमेट चेंज पर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं। और यहां एक साधारण सी बूढ़ी औरत जो शायद कभी स्कूल नहीं गई, वो पर्यावरण का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा रही थी। आदर करो, शोषण नहीं। शाम को मैं गंगा आरती देखने गई। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में कई रॉक कॉन्सर्ट देखे हैं, कई ओपेरा देखे हैं, लेकिन वो नजारा वो इस दुनिया का नहीं था। हजारों लोग नदी के किनारे बैठे थे, हजारों दिए जल रहे थे, घंटियों की आवाज, मंत्रों का उच्चारण और हवा में चंदन की खुशबू। जब पुजारियों ने बड़े बड़े आरती के दिए उठाए तो ऐसा लगा जैसे पूरी गंगा नदी सोने की हो गई हो। वहां मैंने देखा कि एक तरफ शव जल रहे थे मणिकर्णिका घाट पर, और थोड़ी ही दूर पर लोग जीवन का उत्सव मना रहे थे, आरती कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। मृत्यु और जीवन दोनों एक साथ, इतने पास। यूरोप में हम मौत से डरते हैं, हम उसे छिपाते हैं, हम उसे अस्पतालों के बंद कमरों में समेट देते हैं। और यहां मौत को भी जीवन का एक हिस्सा माना जाता है। मोक्ष, मुक्ति।
मैं वहां सीढ़ियों पर बैठकर घंटों रोती रही, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे, वो एक तरह की सफाई थी। मेरे अंदर का सारा डर, सारा तनाव उस गंगा नदी में बह रहा था। मुझे लगा जैसे मेरे पति मेरे पास हैं और कह रहे हैं, देखो ओलेना, जीवन कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदलता है, जैसे गंगा का पानी। उस रात जब मैं घर लौटी तो अम्मा ने देखा कि मेरी आंखें सूजी हुई हैं। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस मुझे रसोई में ले गईं। उन्होंने मुझे जमीन पर बिठाया और पीतल की थाली में गरम गरम खिचड़ी परोस दी, ऊपर से ढेर सारा घी। उन्होंने अपने हाथों से मुझे खिलाया। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस एक पल में मुझे अपनी माँ की याद आ गई, मेरी माँ जो युद्ध में मारी गईं। अम्मा के हाथों में वही स्पर्श था, वही खुरदरापन, वही गर्मी। अम्मा ने कहा, खाना खा ले बिटिया, पेट भरा रहेगा तो मन भी भरा रहेगा। मैंने उनसे पूछा, अम्मा आप अकेली रहती हैं, आपके बच्चे कहाँ हैं? अम्मा हंसी। उन्होंने दीवार पर लगी एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। तस्वीर में एक बड़ा परिवार था। उन्होंने बताया, मेरे 4 बेटे हैं, सब यही आसपास रहते हैं, दिन में 10 बार आते हैं। मेरी बहुएं मेरी सेवा करती हैं, मेरे पोते पोतियां मेरी गोद में खेलते हैं। मैं अकेली कहाँ हूं, पूरा मोहल्ला मेरा परिवार है। ये सुनकर मुझे अपने देश के उन बूढ़े लोगों की याद आ गई जो आलीशान घरों में अकेले मर जाते हैं और हफ्तों तक किसी को पता भी नहीं चलता। हमारे पास पैसा है, प्राइवेसी है, आजादी है, लेकिन उस आजादी का हम क्या करें जब बात करने वाला कोई न हो। भारत के पास शायद बड़ी बड़ी इमारतें कम हों, हालांकि अब वो भी बन रही हैं, लेकिन भारत के पास जो सामाजिक सुरक्षा है वो परिवार है। यहां बेटा अपने बूढ़े बाप को बोझ नहीं समझता, यहां बहू अपनी सास के पैर दबाना अपना धर्म समझती है। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये संस्कार है। उस रात मुझे पहली बार बिना गोलियों के नींद आई। बनारस की हवा में एक नशा था, भक्ति का नशा। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं सिर्फ यहां रहूंगी नहीं, बल्कि इस संस्कृति को सीखूंगी। मैं जानना चाहती थी कि वो कौन सी ताकत है जो इस देश को हजारों साल से जोड़े हुए है। वो कौन सा ज्ञान है जो आज भी एक गरीब रिक्शा वाले को भी मुस्कुराना सिखाता है। मेरी मुलाकात एक स्थानीय वैद्य जी से हुई और वहां से शुरू हुआ मेरे शरीर और मन के असली इलाज का सफर। वो सफर जिसने मुझे बताया कि असली विज्ञान प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि जशियों के वचनों में है। वैद्य जी की दुकान एक छोटी सी गली में थी। वहां कोई बड़ी मशीनें नहीं थीं, कोई एसी नहीं चल रहा था, बस जड़ी बूटियों की एक भीनी भीनी खुशबू थी जो मन को शांत कर रही थी। मैंने डरते डरते अपना हाथ आगे बढ़ाया। यूरोप में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वे पहले 10 तरह के टेस्ट लिखते हैं। खून निकालो, मशीन में जाओ, एक्सरे करवाओ। वे मरीज को नहीं, बीमारी को देखते हैं। वे इंसान का इलाज नहीं करते, वे शरीर के अंगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई मैकेनिक गाड़ी ठीक करता है। लेकिन वैद्य जी ने कोई मशीन नहीं उठाई, उन्होंने बस मेरी कलाई पकड़ी। उन्होंने अपनी 3 उंगलियां मेरी नाड़ी पर रखीं और आंखें बंद कर लीं। 5 मिनट तक सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने आंखें खोलीं और जो कहा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारा मन रो रहा है, तुम्हारे अंदर का डर तुम्हारी भूख खा गया है, तुमने बहुत कुछ खोया है ना? मैं दंग रह गई। मैंने उन्हें एक शब्द भी नहीं बताया था अपने बारे में, न युद्ध के बारे में, न अपने पति के बारे में। सिर्फ मेरी नाड़ी छूकर उन्होंने मेरे दिल का हाल कैसे जान लिया। ये कैसा विज्ञान है। उन्होंने मुझे कोई रंग बिरंगी गोलियां नहीं दी। उन्होंने पुड़िया में कुछ चूर्ण दिया और एक तेल की शीशी दी। उन्होंने कहा, सुबह सूरज निकलने से पहले उठना है, इस तेल से सिर की मालिश करनी है और गंगा किनारे जाकर बस बैठना है। और हां, ठंडा पानी पीना बंद कर दो, घड़े का पानी पियो। मैंने पूछा, बस इतना ही? कोई एंटी डिप्रेसेंट नहीं, कोई नींद की गोली नहीं? वैद्य जी हंसे। अंग्रेजी दवाइयां बीमारी को दबाती हैं, हम उसे जड़ से निकालते हैं। शरीर को जहर मत दो, उसे प्रकृति के पास ले जाओ, ठीक हो जाओगी। और दोस्तों, चमत्कार हुआ। जो नींद मुझे महंगी गोलियों से नहीं आती थी, वो उस कड़वे काढ़े और तेल की मालिश से आने लगी। मैं रोज सुबह 4 बजे उठने लगी, जिसे यहां ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अम्मा मुझे जबरदस्ती उठा देती थीं। उठो ओलेना, सूरज देवता का स्वागत करो। शुरुआत में मुझे गुस्सा आता था, इतनी सुबह कौन उठता है। लेकिन जब मैं गंगा घाट पर पहुंची तो मैंने देखा कि मैं अकेली नहीं थी। पूरा शहर जागा हुआ था, कोई व्यायाम कर रहा था, कोई ध्यान लगा रहा था।
मैंने वहां एक गुरुजी से योग सीखना शुरू किया। यूरोप में योग का मतलब है महंगे कपड़े पहनकर जिम में पसीना बहाना और इंस्टाग्राम पर फोटो डालना, लेकिन यहां योग शरीर का नहीं, सांसों का खेल था। जब मैंने पहली बार ओम का उच्चारण किया तो मुझे लगा जैसे मेरे अंदर का सारा शोर शांत हो गया हो। उन बम धमाकों की आवाजें जो मेरे कानों में गूंजती थीं, वो ओम की गूंज में दब गईं। मुझे पहली बार शांति मिली, असली शांति। एक दिन घर लौटते समय मुझे एक और झटका लगा जिसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं सब्जी मंडी गई थी। अम्मा ने कहा था कि ताजी सब्जी लानी है। मैंने आलू और टमाटर खरीदे। कुल मिलाकर 50 रुपये हुए। मैंने अपना बटुआ खोला तो देखा कि मेरे पास खुले पैसे नहीं थे। मेरे पास 500 का नोट था। सब्जी वाले भैया ने कहा, दीदी छुट्टा नहीं है। मैं परेशान हो गई। अब क्या करूं? सब्जी वापस कर दूं? तभी उस साधारण से दिखने वाले सब्जी वाले ने, जिसके कपड़े थोड़े मैले थे, अपनी रेहड़ी पर लगा एक छोटा सा बोर्ड दिखाया जिस पर एक QR कोड बना था। उसने कहा, दीदी फोन से कर दो ना, स्कैन कर लो। मैं उसे देखती रह गई। क्या तुम फोन से पैसे लेते हो? उसने अपनी जेब से स्मार्टफोन निकाला और मुस्कुराया। हाँ दीदी, आजकल तो सब यही करते हैं। यहां तक कि भिखारी भी कभी कभी स्कैन करवा लेते हैं। ये डिजिटल इंडिया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप समझिए, मैं यूरोप से आई हूं। वहां आज भी कई जगहों पर कार्ड नहीं चलता, कैश देना पड़ता है। छोटी दुकानों पर डिजिटल पेमेंट का नामो निशान नहीं है। और यहां भारत के एक छोटे से शहर की तंग गली में एक अनपढ़ सब्जी वाला भी डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। पश्चिमी मीडिया हमें बताता है कि भारत पिछड़ा हुआ है, सपेरों का देश है, गरीब है। झूठ, सब सफेद झूठ। मैंने अपनी आंखों से देखा कि भारत तकनीक में हमसे कहीं आगे निकल चुका है। इंटरनेट यहां पानी की तरह सस्ता है। हर हाथ में स्मार्टफोन है। हर जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध है। मैंने उस दिन अपनी बहन को वीडियो कॉल किया जो जर्मनी में है। मैंने उसे दिखाया, देखो, इसे देखो। तुम लोग कहते हो भारत गरीब है। यहां की तकनीक देखो। यहां की सड़कें बन रही हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं। जिस गति से यह देश बदल रहा है, अगले 10 साल में दुनिया इसके पीछे चलेगी। मेरी बहन चुप थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन भारत की असली अमीरी तकनीक में नहीं थी। वो तो बस एक सुविधा थी। असली अमीरी तो उस दिन दिखी जब मैंने सेवा का मतलब समझा। मैं खाली बैठी रहती थी तो मुझे अजीब लगता था। मैं अम्मा के पास गई और पूछा, मैं क्या कर सकती हूं? मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। अम्मा ने कहा, बोझ तो वो होता है जो दिल पर रखा जाए। तुम तो घर की बेटी हो, लेकिन अगर मन नहीं लग रहा तो पास वाले स्कूल में चली जाओ। वहां बच्चों को अंग्रेजी सिखा दो। विद्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। मैं डरते डरते उस छोटे से सरकारी स्कूल में गई। वहां सुविधाएं कम थीं। बच्चे टाट पट्टी पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में जो चमक थी वो मैंने कीव के बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूलों के बच्चों में भी नहीं देखी थी। जब मैंने कहा कि मैं उन्हें अंग्रेजी सिखा सकती हूं तो प्रिंसिपल साहब ने मेरा ऐसे स्वागत किया जैसे कोई बड़ा अधिकारी आया हो। और जब मैं क्लास में गई, वो पल मैं कभी नहीं भूल सकती। जैसे ही मैं अंदर घुसी, सारे बच्चे अपनी जगह पर खड़े हो गए एक साथ, और उन्होंने कोरस में कहा, नमस्ते मैम। यूरोप में बच्चे टीचर की इज्जत करना भूल गए हैं। वहां टीचर और स्टूडेंट के बीच दोस्ती होती है, लेकिन आदर नहीं होता। बच्चे क्लास में फोन चलाते हैं, बहस करते हैं। लेकिन यहां बच्चे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई देवी हूं। एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम राधा था, वो मेरे पास आई। उसने झुककर मेरे पैर छुए। मैं पीछे हट गई। ये क्या कर रही हो? मैं भगवान नहीं हूं, उसने मासूमियत से कहा। मां कहती है गुरु भगवान से भी बड़ा होता है, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता गुरु ही दिखाता है। मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। मैं भारत आकर बहुत रोई हूं, लेकिन हर बार खुशी से। मैंने उसे गले लगा लिया। उस दिन मुझे समझ आया कि भारत क्यों महान है। इसलिए नहीं कि इसके पास परमाणु बम है या बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहां संस्कार अभी भी जिंदा हैं। यहां ज्ञान का सम्मान होता है। यहां बड़ों के पैर छूना गुलामी नहीं, बल्कि आशीर्वाद लेने का तरीका है। मैंने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और सच कहूं तो मैंने उन्हें अंग्रेजी सिखाई, लेकिन उन्होंने मुझे जीना सिखाया। वे बच्चे गरीब घरों से थे। किसी के पिता रिक्शा चलाते थे, किसी की मां दूसरों के घर बर्तन धोती थी, लेकिन उनके चेहरों पर कभी शिकन नहीं देखी। वे आधी रोटी में भी खुश थे।
वे एक टूटी हुई पेंसिल को भी मिल बांटकर इस्तेमाल करते थे। एक दिन राधा स्कूल नहीं आई। मुझे चिंता हुई। मैं उसके घर गई। उसका घर एक छोटी सी बस्ती में था। छत से पानी टपक रहा था। राधा बुखार में तप रही थी। उसकी मां मेरे लिए पानी लेकर आई, स्टील के गिलास में। मुझे पता था कि शायद उनके घर में खाने को ज्यादा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने मुझे अपने घर की सबसे अच्छी चीज दी, सम्मान। राधा की मां ने कहा, मैम आप हमारे घर आई, हमारा घर पवित्र हो गया। मैंने उनसे पूछा, आपको कभी गुस्सा नहीं आता? इतनी गरीबी, इतनी मुसीबतें? उन्होंने जो जवाब दिया वो भारत का सार था। उन्होंने कहा, दीदी ये सब तो कर्मों का खेल है। शायद पिछले जन्म में कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन भगवान ने हमें इंसान बनाया, हाथ पैर सलामत दिए, और क्या चाहिए? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। हम तो हर हाल में उस मालिक का शुक्रिया करते हैं। संतोष कुंतांतमिन, ये वो शब्द है जो पश्चिम की डिक्शनरी में नहीं है। हम और चाहिए की दौड़ में पागल हो रहे हैं। नई गाड़ी, नया फोन, बड़ा घर, फिर भी हम खाली हैं। और यहां एक टूटी हुई छत के नीचे ये महिला संतुष्ट थी, क्योंकि उसके पास विश्वास था। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। मेरे पास यूरोप से ईमेल आ रहे थे, ओलेना रिफ्यूजी कोटा खुल गया है, कनाडा आ जाओ। ओलेना जर्मनी में नौकरी मिल रही है। मैंने उन ईमेल्स को डिलीट कर दिया। मुझे मशीनों के बीच नहीं रहना, मुझे इन जिंदा लोगों के बीच रहना है। मुझे उस देश में रहना है जहां सुबह की शुरुआत प्रार्थना से होती है और रात का अंत लोरी से। लेकिन अभी मेरी परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। मुझे अभी एक और अनुभव से गुजरना था, एक ऐसा अनुभव जो मुझे यह बताने वाला था कि भारत सिर्फ शांति का देश नहीं है, बल्कि वीरों का भी देश है। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बनारस की गलियों में, गंगा की लहरों में और उन बच्चों की किलकारियों में मैंने अपना पुराना दर्द कहीं पीछे छोड़ दिया था। फिर वो दिन आया जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था। दीपावली, रोशनी का त्योहार। यूरोप में भी क्रिसमस होता है, वहां भी रोशनी होती है, लेकिन वहां रोशनी सड़कों पर होती है, दिलों में अंधेरा रहता है। लोग अपने घरों में बंद होकर जश्न मनाते हैं, लेकिन भारत में उस रात बनारस दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर घर के बाहर, चाहे वो महल हो या झोपड़ी, दिए जल रहे थे, मिट्टी के छोटे छोटे दिए। मैंने अम्मा से पूछा, इतने सारे दिए क्यों? अम्मा ने कहा, बेटी ये सिर्फ तेल और बाती नहीं है, ये उम्मीद है। हम मानते हैं कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटा सा दिया उसे हरा सकता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया जब मेरा देश यूक्रेन अंधेरे में डूबा था। वहां बमों की रोशनी थी जो मौत लाती थी, और यहां पटाखों की रोशनी थी जो खुशियां ला रही थी। मैंने देखा कि लोग एक दूसरे के घर जा रहे थे, मिठाई खिला रहे थे। कोई ये नहीं पूछ रहा था कि तुम कौन हो, तुम्हारी जाति क्या है, तुम अमीर हो या गरीब। उस रात पूरा शहर एक परिवार बन गया था। अम्मा ने मुझे एक नई साड़ी दी, पीले रंग की। उन्होंने मेरे माथे पर लाल बिंदी लगाई। जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मुझे वो ओलेना नहीं दिखी जो युद्ध से भागकर आई थी। मुझे एक भारतीय नारी दिखी, एक ऐसी औरत जिसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि सुकून था। हम छत पर गए। आसमान आतिशबाजी से भरा हुआ था। अचानक एक जोर का धमाका हुआ। एक बड़ा पटाखा था। मैं डर गई, मेरा शरीर कांपने लगा। पुरानी यादें वापस आ गईं। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर नीचे बैठ गई। तभी पास में खेल रहे बच्चों ने मुझे देखा। वे समझ गए, वे मेरे पास दौड़कर आए। राधा ने मुझे कसकर पकड़ लिया। डरिए मत मैम, ये बम नहीं है, ये तो खुशी है। देखिए, वो वाला हरा रंग का है, वो वाला लाल है। उन बच्चों ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खड़ा किया। उन्होंने मुझे अपना डर जीतना सिखाया। जिस शोर से मैं भाग रही थी, उसी शोर को उन्होंने संगीत बना दिया। उस रात मैंने जाना कि भारत सिर्फ घाव पर मरहम नहीं लगाता, वो आपको फिर से खड़ा होना भी सिखाता है। लेकिन मेरी कहानी का सबसे भावुक पल वो नहीं था। सबसे बड़ा पल तब आया जब 15 अगस्त का दिन आया, स्वतंत्रता दिवस। मैं उस सरकारी स्कूल में गई जहां मैं पढ़ाती थी। बच्चे अपनी साफ सुथरी यूनिफॉर्म में थे। सबके हाथ में छोटा सा तिरंगा था। प्रिंसिपल साहब ने मुझे मंच पर बुलाया। आज हमारी मुख्य अतिथि ओलेना मैम होंगी, उन्होंने कहा। मैं हैरान थी। मैं तो विदेशी हूं, मैं आपके राष्ट्रीय ध्वज को कैसे फहरा सकती हूं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैम आप विदेशी नहीं हैं। जिसने हमारे बच्चों को ज्ञान दिया वो हमारी है। और वैसे भी भारत का झंडा तो पूरी दुनिया को अपनी छाम में लेता है। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने वो डोरी खींची। फूलों की बारिश हुई
और वो तीन रंग केसरिया, सफेद और हरा हवा में लहराने लगे। उसी वक्त जन गण मन शुरू हुआ। मैं सावधान की मुद्रा में खड़ी थी। मुझे उस गीत का एक एक शब्द समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसका संगीत, उसका कंपन, वो सीधे मेरी रूह में उतर रहा था। मैंने देखा कि बच्चे, टीचर, यहां तक कि रास्ते चलते रिक्शे वाले भी रुक गए थे और सावधान खड़े थे। मेरी नजर उस झंडे पर टिकी थी। ये वही झंडा था, वही तीन रंग, जिसने यूक्रेन के उस बर्फीले रास्ते पर मेरी जान बचाई थी, जिसने रूसी टैंकों को रोक दिया था। आज मैं उसी झंडे के नीचे खड़ी थी, सुरक्षित, सम्मानित और आजाद। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मैं रोक नहीं पाई खुद को। मुझे याद आया कि दुनिया भर के नेता भारत को क्या क्या नहीं कहते। कोई कहता है ये गरीब है, कोई कहता है यहां समस्याएं हैं, लेकिन उस दिन उस झंडे के नीचे खड़े होकर मुझे एहसास हुआ कि वो सब गलत हैं। भारत गरीब नहीं है। भारत वो देश है जो तब भी देता है जब उसके पास खुद कम हो। भारत कमजोर नहीं है। भारत वो शक्ति है जो बिना हथियार उठाए दुनिया को झुका सकती है। भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारत एक विचार है, एक भावना है, एक मां है जो आपकी पूरी बात है कभी अपने बच्चों में भेद नहीं करती। राष्ट्रगान खत्म होने के बाद मैंने माइक लिया। मेरी हिंदी बहुत टूटी फूटी थी, लेकिन मेरे जज्बात साफ थे। मैंने बच्चों से कहा, बच्चों, तुम नहीं जानते तुम कितने किस्मत वाले हो। तुम इस मिट्टी पर पैदा हुए हो। दुनिया के लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाते हैं ताकि वो सुकून खरीद सकें, और तुम सुकून की गोद में पैदा हुए हो। कभी अपने देश को कम मत समझना। कभी ये मत सोचना कि अमेरिका या यूरोप तुमसे बेहतर है। मैंने वो दुनिया देखी है, वो खोखली है, असली। सोना यहां है, तुम्हारे पास। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। आज मुझे भारत में रहते हुए 2 साल हो गए हैं। मैं अब चम्मच से खाना नहीं खाती। मुझे हाथ से खाने में जो स्वाद आता है वो कहीं और नहीं। मैं अब मिनरल वाटर नहीं ढूंढती। मैं घड़े का पानी पीती हूं। मैं अब एसी के बिना नहीं रह पाती थी, लेकिन अब मैं नीम के पेड़ की छांव में सो जाती हूं। लोग मुझसे पूछते हैं, ओलेना, तुम वापस कब जाओगी? वापस? कहां वापस? उस जगह जहां लोग अकेले जीते हैं और अकेले मरते हैं। उस जगह जहां पड़ोसी का नाम तक नहीं पता होता। नहीं, अब मेरा कोई दूसरा घर नहीं है। मैंने अम्मा से कह दिया है, और आज मैं आप सबसे भी कह रही हूं। जिस दिन मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद होंगी, मेरा शरीर इसी भारत की मिट्टी में जलना चाहिए। मेरी राख किसी और नदी में नहीं, बल्कि इसी गंगा मैया की गोद में जानी चाहिए। क्योंकि मेरा जन्म भले ही यूक्रेन में हुआ हो, लेकिन मेरा पुनर्जन्म भारत में हुआ है। मेरी आत्मा अब भारतीय है। मैं जानती हूं कि आप में से बहुत से लोग जो मुझे सुन रहे हैं शायद अपनी ही संस्कृति को भूल रहे हैं। आप पश्चिमी देशों की नकल करना चाहते हैं। आप अपनी जड़ों को पुराना और पिछड़ा हुआ मानते हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए। आप उस पेड़ की टहनियां हैं जिसकी जड़ें हजारों साल गहरी हैं। अगर आप अपनी जड़ों से कट गए तो सूख जाएंगे। दुनिया को भारत की जरूरत है। आज जब हर तरफ युद्ध है, नफरत है, तो दुनिया को आपके शांति के संदेश की जरूरत है। आपके योग की जरूरत है। आपके परिवार वाले प्यार की जरूरत है। आप विश्व गुरु थे और आप ही विश्व गुरु रहेंगे। मैं ओलेना, एक विदेशी, आज आपके सामने सिर झुकाकर आपके देश को नमन करती हूं। जय हिंद, जय भारत।